So today we are going to start another very important system, that is a renal system. बच्चों ये renal system ना मेडिसिन में सबसे important system इसको समझा जाता है। हमारे पास कार्डियो भी हमने पढ़ लिया, हमने रिस्पायरेटरी को भी कर लिया है, एंडोक्राइन को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा फोर्थ सिस्टम है, ठीक है। और मैं आपको डे 1 से कहता आ रहा हूँ कि बच्चों मेडिसिन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम हम पढ़ेंगे वो आपका रीनल सिस्टम होगा। और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है इस सिस्टम, यहाँ पर मेडिसिन के अंदर और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आकर ना ये सिस्टम उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा जो आपको टाइम लगाना पड़ेगा ना खुद से, वो आपको इस सिस्टम की मेडिसिन के ऊपर लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। वो सारी चीजें हमने याद करनी होती है टू बिकम अ गुड डॉक्टर। ठीक है, वैसे तो अगर ना करो तो वो भी इट्स फाइन, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने रीनल के ऊपर, क्योंकि मैं आपको पीछे जब सीवीएस भी आपको करा रहा था या पल्मो भी करवा रहा था, मैं आपको ये कह रहा था बच्चों ये तो हमारे पास चले हो ही जाएंगे, लेकिन जो हम रीनल सिस्टम करेंगे ना वो रीनल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि देर आर मल्टीपल चीज़ों को आपके इन्हीं एक ही लेक्चर के अंदर ना उनको कवर अप करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा वाइस्ट है। स्टेप 2 सीखे ने काफ़ी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी कंसाइज लिखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, और एट द एंड जो हमारे पास ये नोट्स आपके बन जाएंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और बुक की भी जरूरत पड़ेगी, बस नोट्स को भी फॉलो कर लेंगे, वो भी आपके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आपका मेन जो, क्योंकि मैंने तो चले पढ़ा ही देना है, लेकिन मेन जो चैलेंज होगा ना आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि आपने काफी यहाँ पर काफी सारी चीजें ना मेमोराइज करनी होगी। सोडियम इतना हो जाए तो क्या करना है, इतना कम हो जाए तो क्या करना है, हमारे पास पोटाशियम ऊपर नीचे हो जाए क्या करना है, कैल्शियम ऊपर नीचे हो जाए क्या कर जाए, उसकी नॉर्मल रेंज के वैल्यूज क्या होती हैं, कम हो रहा है तो क्या रीजन हो सकती है, ज्यादा है तो क्या हो सकते हैं, फिर उनको हमने मैनेज कैसे करना है। अब आप देखिए, अगर आप हॉस्पिटल्स में अंदर हॉस्पिटल के अंदर जाओ ना, आपको 3-4 चीजें वहां पर कॉमन नजर आती है। यहाँ तो वहां पर वो नॉर्मल स्लाइन पड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ रिंगेट लैक्टेट पड़े होते हैं, या हमारे पास डेक्सट्रोज पड़े होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सबसे ज्यादा चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो हमारे लिए फ्लूइड्स ही होते हैं। काफी सारी जो बीमारियां हैं या काफी सारी जो डिजीजेज हैं या जो काफी सारी कंडीशन है ना बच्चों, उनके अंदर हमने फ्लूइड रिप्लेसमेंट ही करवानी होती है, फ्लूइड थेरेपी ही हमने पेशेंट्स की करवानी होती है। चाहे वो हेमरेज का है, चाहे वो हाइपोवोलेमिक शॉक का है, या हमारे पास डायफोरोसिस का है। देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस दैट आर करेक्टेबल विद द फ्लूइड्स रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसलिए तुम्हारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमने फ्लूइड की अगर रिप्लेसमेंट करवानी है, कितनी करवानी है, कैसे करवानी है, कब करवानी है, कब नहीं करवानी, कब रिप्लेसमेंट हमने रोक देनी है, फ्लूइड्स को हमने कहाँ कहाँ पर कौन से फ्लूइड्स यूज करने हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक्स के अंदर ना मैं आपको फ्लूइड के साथ अटैच रखूं, कि नॉर्मल स्लाइन कहाँ पे इस्तेमाल करना है, रिंगर लैक्टेट आपने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उसके बाद जो डेक्सट्रोज है 5%, वो आपने कहाँ पर यूज करना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहाँ पर यूज करने हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आपने कहाँ पर यूज करने हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आपने कहाँ पर यूज करने हैं। अब देखो जी, काफी सारे जो रिसोर्सेज हैं, काफी सारे नोट्स हैं ना, वो कुछ ना बहुत कंसाइज सी चीजें लिख देते हैं कि लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास नॉर्मल स्लाइन है तो आपने यहाँ यहाँ ये कंडीशंस के अंदर आपने यूज करना है। शायद आपने देखा भी होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास डेक्सट्रोज है तो आपने यहाँ यहाँ पर इस्तेमाल करना है, दैट्स ऑल। बट इट्स नॉट लाइक दैट बच्चों, हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर हमने एक लिमिट तक एक फ्लूइड को देना होता है, उसके बाद फिर हमने फ्लूइड को एक्सचेंज करना होता है। अब जिसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, आपके पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जो पेशेंट है, अब वो जो डीके वाला पेशेंट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो उसका डीके का चार्ट होता है। और उस चार्ट के अंदर हम यही चीजें देख रहे होते हैं कि हमने कहाँ पर कौन सा फ्लूइड देना होता है, आइसोटोनिक कब देना है, हाइपरटोनिक कब देना है, ग्लूकोज मैंने इसको कब देनी है, पोटाशियम मैंने इसका कैसे करेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह जो आप क्लिनिकल के अंदर आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा ना, वो आपका रीनल सिस्टम होगा। क्योंकि देखो बच्चों, कार्डियो है ना, तो कार्डियो आप उसको, मतलब कि कार्डियो वाला पेशेंट जो होगा ना वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही मोस्टली जाता है। हाइपरटेंशन का है, हार्ट फेलियर का है, कार्डियोमायोपैथिक है, तो हमारे पास यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर टर्शी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर कम आते हैं। ज्यादातर जो उनका फ्लो होता है वो हमारे पास प्राइवेट जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, या जो आपका पीछे ये क्या इसको कहते हैं कार्डियो हॉस्पिटल, उनकी तरफ होता है। ठीक है, तो उनसे हमें थोड़ा सा ना कम ही उनके साथ सामना होता है। ज्यादा सामना आपका किन से होगा, जिनकी आपने फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपीज करनी होगी, जिनके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस होते हैं। देखो हमारे पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं सर, डायरिया वाले पेशेंट्स आते हैं सर, वोमिटिंग वाले पेशेंट आते हैं सर, हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक वाले पेशेंट आते हैं सर, हेमरेज वाले पेशेंट आते हैं।
तो इन सब के अंदर आपने यही करना होता है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी होती है, आपने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें उन इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल रेंज का पता होना चाहिए, फिर उनकी अगर रेंज इंक्रीज हो जाए उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, वो उनके ऊपर हम फोकस करेंगे, और फिर लास्ट पे आपने क्या करना है, उनको मैनेज आपने कैसे करना है, इंशाल्लाह वो सारी चीजें को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, और कोशिश करेंगे 10 से 12 दिन के अंदर हम इस सिस्टम को वाइंड अप करें, और सबसे ज्यादा मैं फिर कह रहा हूँ, इस सिस्टम को आपने मेमोराइज करना है। ठीक है, क्योंकि टेस्ट तो अब आपका होना नहीं है, तो बाकी अब आपके ऊपर है कि आपने इसको अच्छे से कर लेना है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। रीनल सिस्टम के अंदर जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, डेट इज द लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ेंगे। देखो बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो आपका सोडियम होगा, वो आपका पोटेशियम होगा, वो आपका कैल्शियम होगा, वो आपके बाइकार्बोनेट्स होंगे। इन सबको हमने स्टेबल करना सीखना है। अगर ज्यादा है तो हम उसको नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, अगर कम है तो स्टिल हम उसको कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, और उनके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज द सोडियम। दैट इज द सोडियम। तो बच्चों पहले तो आपको ना सोडियम की जो नॉर्मल रेंज है ना, वो नॉर्मल रेंज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर यह करते रहिएगा, मैं आपको अक्सर बताता हूँ, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये जो चीजें होती है ना, आपको इनकी नॉर्मल रेंज वैसे मेमोराइज होनी चाहिए, क्योंकि बाजू का जो आपके पास लैब्स के ऊपर वो उनकी नॉर्मल वैल्यू लिखी होती है, उनके अंदर एरर भी हो सकता है। तो उनके ऊपर आप टोटली डिपेंडेंट आपने नहीं करना, आपने उनकी वैल्यूज खुद याद करनी। आपको पोटेशियम की वैल्यू का पता होना चाहिए, कैल्शियम का पता होना चाहिए, सोडियम का पता होना चाहिए, बाइकार्बोनेट्स का पता होना चाहिए, आपको क्लोराइड की नॉर्मल रेंज का पता होना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह हम जैसे जैसे डिस्कस करेंगे, आपको वैसे ही इस सिस्टम क्लास पर काफी सारी आप ना चीजों को इंशाल्लाह आपको मजे मजे की चीजें ना मेमोराइज भी हो जाएंगी, और काफी ज्यादा चीजें आपको ना ऑप्शंस को डील करना भी आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम की जो नॉर्मल रेंज हमारे पास होती है, सोडियम की नॉर्मल रेंज होती है 135 से लेकर, अब मैं यहाँ पर यूनिट नहीं लिखूंगा क्योंकि इनके यूनिट इतने लंबे बन जाते हैं, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो हम सिर्फ सिंपल वैल्यू लिखेंगे। बच्चों जो नॉर्मल सोडियम होती है वो हमारे पास 135 से लेकर 145 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, अगर ये अपने पास 135 से कम आपको वैल्यू मिल रही है, इसका क्या मतलब है कि पेशेंट में हाइपोनाइट्रीमिया हो सकता है। अगर आपको इसकी वैल्यू 145 से ज्यादा मिल रही है, इसका क्या मतलब है, हमारे पास हाइपरनाइट्रीमिया उस पेशेंट का। तो जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, हाइपरनाइट्रीमिया। तो हाइपरनाइट्रीमिया के अंदर बच्चों आपने क्या याद रखना है, द एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन डिफाइन कैसे करेंगे, एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन स्पेसिफिकली सोडियम, स्पेसिफिकली सोडियम abnormal electrolyte condition specifically sodium that cause many symptoms, और वो सिम्टम क्यों काज करवा रही है, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम इन द ब्लड। कि अगर आपके ब्लड के अंदर सोडियम की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरनाइट्रीमिया कहते हैं। और सर अगर बहुत ज्यादा है तो वो कितनी के ज्यादा होनी चाहिए, वो हमारे पास 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा अगर है, तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट के अंदर है हाइपरनाइट्रीमिया है। पेशेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, हाइपरनाइट्रीमिया। और ये आपने इसकी अमाउंट ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर चेक करते होते हैं। ठीक है, फिर हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये पेशेंट हमारे पास हाइपोनाइट्रीमिया है। आगे बात करते हैं बच्चों कि सर अगर किसी पेशेंट के अंदर जो सोडियम की अमाउंट है वो ज्यादा हो रही है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो बच्चों सबसे पहला आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास अगर सोडियम की अमाउंट ज्यादा हो रही ना, तो उसका जो सबसे बड़ा काज हो सकता है वो हमारे पास है हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया, अगर किसी भी कंडीशन की वजह से आपका जो बॉडी वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, चाहे वो आपका जो वॉल्यूम है वो यूरिन की फॉर्म में लॉस हो रहा है, या डायफोर्सिस की फॉर्म में लॉस हो रहा है, या वॉमिटिंग की फॉर्म में लॉस हो रहा है, या इसके अंदर यूरिन के अंदर लॉस हो रहा है, या स्वेटिंग की फॉर्म में लॉस हो रहा है, तो बच्चों हाइपोवोलीमिया की वजह से हमारे हमारे अंदर सबसे ज्यादा हाइपरनाइट्रीमिया होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि वॉल्यूम के कम होने की
वजह से हमारे पास जो सोडियम है वो कैसे ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर सोडियम एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं कर, लेकिन हुआ क्या है, आपका जो वॉल्यूम है ना वो कम हुआ है। तो बच्चों मैं इसकी ना एक सिंपल सी एग्जांपल अक्सर देता हूँ। आपने क्या लेना है, एक गिलास लेना है, लेट्स सपोज समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये एक गिलास है, इस गिलास के अंदर क्या है, 50% वाटर है, ये ऊपर वाटर, और इसके अंदर 50% क्या है, सोडियम। सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूँ, 50% सोडियम है और 50% क्या है, इसके अंदर वाटर है। अब मैंने आपको बताया कि जब आप बच्चों वॉल्यूम लॉस कर दोगे ना, तो उसकी वजह से आपका जो सोडियम है ना वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में सोडियम ज्यादा नहीं हो रहा होता। तो रीजन क्या हुआ कि सर वॉल्यूम लॉस हुआ है ना, अब जो ऊपर 50 था वो कितना हो गया, वो 35 हो गया। अब बच्चों इस 35 के हिसाब से, इसके हिसाब से जो हमारे पास सोडियम होता है वो सोडियम क्या है आपका ज्यादा हो गया। क्योंकि एक नॉर्मल बैलेंस रखने के लिए, जैसे मैं आपको वो शिकंजवी वाली भी एक अक्सर एग्जांपल देता था ना, कि अगर आपने एक अच्छी शिकंजवी बनानी है तो उसमें आप क्या डालते हो, सॉल्ट डालते हो, शुगर डालते हो, उसमें आप वाटर डालते हो। अब मैं ये कहता हूँ कि आपने उसमें क्या करना है कि पहले आपने 1 लीटर वाटर डाला था, लेट्स सपोज आपने 10 ग्राम चीनी डाली थी, लेट्स सपोज आपने क्या किया था, 5 ग्राम सोडियम डाला था, उसमें साल्ट डाला था। अब आप उस शिकंजवी में से क्या करते हो, पानी को लेट्स सपोज आप निकाल देते हो, आप उसका वॉल्यूम कम कर देते हो। पहले सब कुछ ठीक था, आप मजे से पी रहे थे गर्मियों में, अब वहां से आपने उसका ना पानी निकाल लिया। पहले 1 लीटर था, अब कितना हो गया है, 500 ml हो गया, मतलब हाफ लीटर हो गया। अब इस हाफ लीटर के अंदर आपको ज्यादा सॉल्टी नहीं फील होगा, आपको ज्यादा यहाँ पर शुगर फील नहीं होगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने वहां पर सोडियम को ऐड कर दिया है, नहीं सर, हमने वहां पर क्या किया था, वॉल्यूम को कम कर दिया था, वाटर को कम कर दिया था। फिर जो वाटर बचे उसके कंपैरिजन में जो हमारे पास सोडियम की अमाउंट थी वो क्या होगी थी, ज्यादा होगी थी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ज्यादातर जो आपके पास सोडियम की अमाउंट ज्यादा होती है वो हमारे पास हाइपोवोलीमिया की वजह से होती है। एक रीजन इसका होता है ये। अब दूसरा रीजन मैं आपको मजे की बात बताऊं बच्चों, जब भी आपके पास वॉल्यूम कम होता है ना, तो हमारे पास कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। कौन सा रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन, जब आपका वॉल्यूम कम होता है, जब आपका बीपी ड्रॉप करता है। और वो जो एल्डोस्टेरोन है, लेट्स को चले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि सर किसी भी रीजन की वजह से आपका वॉल्यूम कम हुआ है, और वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या हुआ, हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया की वजह से, यहाँ आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से, आपको पता है कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है सर, एल्डोस्टेरोन। वो पूरा रास मैकेनिज्म एक्टिवेट करके ना यहाँ पर हमारे पास होता है एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हुआ। बच्चों जब एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होता है तो ये कहाँ पर जाकर लगता है सर, एल्डोस्टेरोन लगता है ईनेक चैनल के ऊपर। जब ये ईनेक चैनल के ऊपर लगेगा तो ये क्या करवाता है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवा देते हैं। तो जब यहाँ पर ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाएगा, जब आपका वॉल्यूम कम है और ज्यादा सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी वजह से जो आपकी सोडियम की अमाउंट है ना वो ज्यादा हो रही होती है। तो ये चीज आपने याद रखना है, जो हाइपोवोलेमिक हाइपर नाइट्रीमिया होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितनी भी कंडीशन बच्चों आपकी बॉडी के अंदर हाइपोवोलीमिया काज करती है ना, वो सारी हाइपर नाइट्रीमिया काज करवा सकती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूं, सबसे पहले क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं सर, डायरिया। कि डायरिया के अंदर हमारा वॉल्यूम लॉस हो रहा होता है, और उसके वॉल्यूम को लॉस होने के कंपैरिजन में या उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाती है, और फिर वो एल्डोस्टेरोन क्या करता है हमारे पास, सोडियम की ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवा के, यूरिन के अंदर सोडियम को कम करवा के क्या करो देता है, आपकी बॉडी के अंदर हाइपरनाइट्रीमिया काज कर देता है। एक तो रीजन वो हुआ कि आपका जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कम हो रहा है, तो उससे कंपैरिजन में सोडियम ज्यादा हो रहा है। दूसरे नंबर एल्डोस्टेरोन ने भी क्या करवा दिया, सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवा के हाइपरनाइट्रीमिया काज करवा दिया। तो मैंने आपको बताया था ना, देखो हाइपोवोलीमिया वाली जितनी भी कंडीशन है, जैसा कि डायरिया हो गया, जैसा कि वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग में भी आप वॉल्यूम लॉस करते हो ना। तो आपने अक्सर देखा होगा, जब आप डायरिया या वॉमिटिंग के साथ जाते हो हॉस्पिटल में, तो आपको वो सबसे पहले क्या कहते हैं, नॉर्मल सलाइन को इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ताकि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बैलेंस हो जाए। दूसरे नंबर यहाँ पर डायरिया हो गया, हमारे पास वॉमिटिंग होगी, आपके पास डायूरेसिस हो गया। डायूरेसिस क्या होता है, हमारे जब बहुत ज्यादा पोलीयूरिया, चले आप ऐसे समझ लो, लेकिन पोलीयूरिया होता है बार बार यूरिन आना। डायूरेसिस होता है कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ द यूरिन दैट इज लॉस्ट। जब आपको बार बार पेशाब आ रहा है, या मतलब कि ज्यादा उसकी अमाउंट आ रही, इसको हम डायूरेसिस कहते हैं। या ब्लड वॉल्यूम जब हमारे पास लॉस हो रहा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उसको हम डायूरेसिस कहते हैं। अगर सोडियम लॉस हो रहा तो हम उसको नाइट्रीयूरेसिस कहते हैं। तो ये भी रीजन इसका हो गया। आगे हम कहते हैं सर डिहाइड्रेशन। तो बच्चों आप डिहाइड्रेशन होगी, इसमें भी तो वॉल्यूम कम है। जब डिहाइड्रेशन में वॉल्यूम कम होगा तो उसके कंपैरिजन में हमारे पास हाइपरनाइट्रीमिया या सोडियम ज्यादा हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन क्या करके उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा करवा देगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर हमारे पास कोई किडनी में प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप लिख लो
किडनी इंजरी, किडनी इंजरी, किडनी इंजरी की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, हाइपर नाइट्रीमिया हो सकता है। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब या सेक्रीट नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो किडनी फेलियर के अंदर काफी सारे रीजन बताए जाते हैं। अगर वो बच्चा होगा तो वो सिकल सेल डिजीज की वजह से ज्यादा उसमें हाइपर नाइट्रीमिया होता है। अगर वो एल्डर हैं तो अक्यूट किडनी फेलियर की वजह से उनके अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखनी है ड्रग्स, अगर हमारे पास ड्रग की हिस्ट्री आ रही है ना बच्चों, तो उन ड्रग्स की वजह से भी पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, हाइपर नाइट्रीमिया हो सकता है। और ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, वो तमाम ड्रग्स जिनका मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा कि वो आपकी सोडियम को अब्जॉर्प्शन करवा रही होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एल्डोस्टेरोन का अगर हम एगोनिस्ट दे दें, एल्डोस्टेरोन का अगर हम क्या कर दें, एगोनिस्ट दे दें, तो वो क्या करेगा, वो सोडियम की ज्यादा अब्जॉर्प्शन करवा देगा। या कुछ अगर हम ऐसी ड्रग्स दे दें जो हमारे पास सोडियम के लॉस को कम कर दें, उसकी वजह से भी अभी आपको हाइपरनाइट्रीमिया हो सकता है। तो ये चीज आपने ड्रग हिस्ट्री भी जरूर याद रखनी है। दीज आर द कॉजेज ऑफ योर हाइपरनाइट्रीमिया। और इसके लिए मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताया बच्चों कि जो भी आपके पास वॉल्यूम को कम करेगा, चाहे वो आपके पास वॉमिटिंग है, चाहे वो आपके पास डायरिया है, चाहे वो आपके पास डायूरेसिस है, चाहे डिहाइड्रेशन है, चाहे हमारे पास डायूरेसिस है, इन सब की वजह से आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम होने की वजह से हाइपर नाइट्रीमिया हो सकता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं सर, अगर एक हमारे पास पेशेंट है हाइपर नाइट्रीमिया का, तो हाइपर नाइट्रीमिया वाला पेशेंट किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है, हाइपर नाइट्रीमिया का पेशेंट किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि सर जो हमारे पास ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है, या जो उसको गाढ़ापन है, वो ज्यादा हो रहा है। क्योंकि सोडियम क्या है सर, सोडियम हमारे पास एक सल्यूट है, और अगर ये सल्यूट आपके यूरिन आपके ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा सर, हमारे पास ऑस्मोलैरिटी जो सीरम की होगी ना वो ज्यादा होगी। और जब आपके पास सीरम की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती है ना, तो बच्चे आपके जो थ्रस्ट सेंटर्स होते हैं ना, वो थ्रस्ट सेंटर आपके हाइपोथैलेमस से एक्टिवेट होते हैं। और जब वो थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होते हैं तो आपको जो प्यास वाली या थ्रस्ट वाली फीलिंग होती है ना वो आती है, इसलिए आप क्या करते हो, बार बार वाटर का इंटेक करते हो। तो पहली सिम्टम पेशेंट के पास क्या होगा सर, पॉलीडिप्सिया, कि उस पेशेंट को बार बार क्या हो रहा होगा, प्यास लग रही होगी, पॉलीडिप्सिया। अब पॉलीडिप्सिया इसके अलावा भी काफी सारी डिजीज के अंदर हमने पढ़ा था। हमने वहां पर डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर पढ़ा था, हमने हाइपर ऑस्मोलर हाइपरनाइट्रेमिक सिंड्रोम जो पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा, जिसको हमने एचएचएस कहा था। इसके अलावा हमने पॉलीडिप्सिया पढ़ा था, एड्रीनल इंसफिशिएंसी के अंदर भी हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास पेशेंट के अंदर पॉलीडिप्सिया मतलब जो भी कंडीशन है जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन काज कर सकती है, या जो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी ब्लड की अगर इंक्रीज करवा सकती है, उसकी वजह से हमारे पास थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होता था कि आप क्या करो, वाटर का इंटेक करो और इसको हम बैलेंस कर सके। तो जो पहली सिम्टम होगी इस पेशेंट को, वो बार बार प्यास लग रही होगी। दूसरे नंबर पर देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रहे हैं। अब ना आपको मैं एक सिंपल सी ना चीज बताता हूँ, ये है मेरे पास एक सेल, ठीक है। इस सेल के ऊपर क्या होते हैं सर, सोडियम पोटाशियम चैनल्स हैं यहाँ पर, सोडियम पोटाशियम चैनल्स। इसके अलावा आपको इस सेल के जो बाहर वाले एरिया होता है, इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये हमारे पास होगी इंटरस्टिशियल स्पेस। तीसरे नंबर पर आपके पास होती है ब्लड सर्कुलेशन। तो ये हमारे पास ना ये कंपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स, ठीक है। जो ब्लड के अंदर है वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस भी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है। और जो सेल के अंदर वॉल्यूम होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको हम इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स कहते होते हैं। तो देखो चीजें आपने अब समझ ली हैं। हम जो इन इलेक्ट्रोलाइट्स की अमाउंट को चेक करते होते हैं बच्चों, हम इन तीन जगहों के ऊपर देखते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर या मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन में उन इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या अमाउंट है। इसके अलावा जो इंट्रास्टिशियल स्पेस है ये वाली, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या अमाउंट है। और फिर हम देखते हैं कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, सेल के अंदर ऑस्मोलैरिटी क्या है, वहां पर हमारे पास सोडियम या दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स उनकी क्या अमाउंट है। क्योंकि अगर वो नॉर्मल है तो फिर हमारे पास जो बॉडी होती है वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। अगर आपके पास इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स में या एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गए तो दे कैन कॉज अ डिफरेंट सिम्टम्स। तो ये हमारे पास आ गया सोडियम इंट्रासेलुलर। अब आपने ना यहाँ पर एक चीज बात समझ, इंट्रासेलुलर ये है हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के चैनल्स भी होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इधर आपके पास सोडियम चैनल भी होते हैं, ठीक है, सोडियम चैनल। और इन तमाम चैनल्स का क्या फायदा होता है कि वो आपके सेल के अंदर वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है ना, या जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहां पर आइसोटोनिक फ्लूइड या मतलब कि आइसोटोनिक कंडीशन रखते हैं, एक बैलेंस वाली कंडीशन रखते हैं। अब इस पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, सोडियम ज्यादा है, हाइपरनाइट्रीमिया है ना,
अगर हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर सोडियम ज्यादा है ना बच्चों, तो वो लीक आउट करेगा, और दूसरे नंबर हमारे पास जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पर भी ज्यादा सोडियम होगा, यहाँ पर भी ज्यादा सोडियम होगा हमारे पास इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। अगर बच्चों यहाँ पर ज्यादा सोडियम होगा, आपको पता है जिन एरियाज के अंदर ज्यादा सोडियम होता है वहां पर वाटर क्या होता है, अकेमुलेट हो जाता है। बात आपने समझ नहीं, बड़ी मैं काम की बात बताने लगा। अगर आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर ज्यादा सोडियम है, तो क्या आपका ये जो सोडियम पोटेशियम चैनल, यहाँ जो आपका सोडियम चैनल, क्या ये काम करेंगे? नहीं सर, ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ऑलरेडी सोडियम ज्यादा है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सोडियम ज्यादा है, तो इस सोडियम पोटेशियम पंप के ना काम करने की वजह से सेल के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, सोडियम ज्यादा हो जाती है। जब सेल के अंदर सोडियम ज्यादा होगी, तो उस सोडियम की तरफ क्या आ जाएगा सर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से जो वाटर होगा वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है या इंटरस्टिशियल स्पेस है, जो वाटर होता है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या कर जाता है, आपके पास स्वेल हो जाता है, एंड दिस सेल लीड्स टुवर्ड्स द नॉन फंक्शनिंग। अब ये सेल हमारे पास ये भी हो सकता है, देखो अंदर हमारे पास उसकी ऑस्मोलैरिटी डैमेज हुई है, उसका आइसोटोनिक जो इन्वायरमेंट था वो डैमेज हुआ है, क्योंकि अंदर ज्यादा सोडियम थी और उसकी तरफ क्या हमारे पास ज्यादा वाटर अटैक हुआ। दूसरे नंबर देखो इंटरस्टिशियल स्पेस में भी ज्यादा वाटर है ना, तो इस पेशेंट की यहाँ पे ब्लड से जो वाटर होगा ना वो सारा लीक आउट करके इस एरिया की तरफ आएगा जहां पर क्या है, हमारे पास सोडियम ज्यादा है। तो एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जहां पर भी सोडियम ज्यादा होता है, चाहे वो सेल के अंदर है, चाहे वो आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर है, वो क्या करता है, वो वाटर को अटैक करता है और उन एरियाज के अंदर वो एडीमा काज करवा सकता है। इसलिए बच्चों हाइपरनाइट्रीमिया की वजह से आपको क्या होता है, एडीमा, सेरिब्रल एडीमा होता है उस पेशेंट को। एक चीज हो गया ये, ठीक है, एडीमा आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पर मैं आपको एक चीज बताऊं, तो हमारे पास जो न्यूरॉन्स होती हैं बच्चों, न्यूरॉन्स का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो सोडियम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो सोडियम के ऊपर डिपेंडेंट करती है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर सोडियम ज्यादा हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस क्या होती हैं, या जो वो हमारे पास न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा जनरेट होता है। जब वो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल ज्यादा जनरेट होता है ना, तो उसकी वजह से आपको पता है के अंदर जो सीजर्स की सिम्टम है वो भी आपको नजर आती हैं। आप हमेशा देखोगे हाइपरनाइट्रीमिया हो या हाइपोनाइट्रीमिया हो, दोनों कंडीशंस के अंदर आपको सीजर्स नजर आते हैं। यहाँ पर उसका रीजन होता है कि चूंकि ज्यादा सोडियम है, हमारे पास जो न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा जनरेट होता है। तो जब ज्यादा न्यूरॉन एक्टिवेट होगी तो आपके पास सीजर्स क्या होते हैं, हाइपर एक्टिविटी ऑफ योर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर सोडियम के ज्यादा होने की वजह से न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिवेट होती हैं, एंड दे कैन काज द सीजर्स, दे कैन काज द सीजर। तो अगर मैं सिंपल आपको बात बताऊं, तो इस पेशेंट के अंदर आपको क्या क्या सिम्टम नजर आएंगी, पॉलीडिप्सिया, सीजर्स एंड द सेरिब्रल एडीमा, सेरिब्रल एडीमा, ये वाली सिम्टम आपको यहाँ पर इस पेशेंट के अंदर नजर आती है। जो सबसे पहली सिम्टम होती है हमारे पास होती है ये थ्रस्ट वाली सिम्टम, ठीक है। इसके अलावा जी पेशेंट के अंदर कंफ्यूजन। अब आप में से कोई बता सकता है पेशेंट के अंदर कंफ्यूजन वगैरह क्यों हो रही है? ये कंफ्यूजन वाली सिम्टम जो आप अक्सर पढ़ते हो कि हाइपरनाइट्रीमिया या हाइपोनाइट्रीमिया हो तो पेशेंट के अंदर कंफ्यूजन होती है, जी डॉक्टर किरण क्या ख्याल है आपका? माइक ऑन करके बताइए क्योंकि मैं चैट नहीं देख रहा यहाँ पे। व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ कंफ्यूजन इन पेशेंट ऑफ द हाइपरनाइट्रीमिया और हाइपोनाइट्रीमिया, व्हाट डू यू थिंक? सिर सेरिब्रल एडीमा की वजह से जो कॉर्टेक्स है वो सप्रेस हो रही है। जी जी, यहाँ पर इसका जो कंफ्यूजन का रीजन है ना बच्चों, वो इसका एडिमा ही होता है। एडिमा की वजह से आपकी सर न्यूरॉन्स असल में कंप्रेस हो। जी जी, और वो न्यूरॉन्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हमारे पास क्या है, इफेक्ट होती है, एंड दे कैन काज द कंफ्यूजन इन द पेशेंट। तो आपने इसके अंदर सर क्या याद रखना, कंफ्यूजन, पॉलीडिप्सिया, सीजर, जी जी, सेरिब्रल एडिमा। और इसके अलावा जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आपने याद रखनी है, उसके अंदर आपने फटीग, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, पेशेंट को थकावट फील होती है, एंड लिथार्जी, ठीक है। और अगर आप इस सर पेशेंट को क्या ठीक ना करोगे, एरिथमियास हो सकते हैं? जी जी, इसके अंदर अरिथमिया हो सकता है, हाइपरनाइट्रीमिया की वजह से अरिथमिया हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर हमें अरिथमिया नजर नहीं आता, हमें जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है ना बच्चों वो नजर आती हैं। जो पोटाशियम के डिसबैलेंस होने की वजह से अरिथमिया ज्यादा अफेक्ट होते हैं। अब आप इसका पूछोगे सर इसका रीजन क्या होता है, बच्चों जो हम पढ़ते हैं ना आपके पास पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल, तो वहां पर सोडियम भी इन्वॉल्व होता है।
तो वहां पर उसके पोटेंशियल के अंदर जो होता है ना सोडियम, वो मेन नहीं होता। जैसे कि मैं न्यूरॉन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मेन है। अगर आपके पास ये इसको कहते हैं मसल्स, उनका जो एक्शन पोटेंशियल उसमें सोडियम मेनली इन्वॉल्व होता है। तो जो आपके पास पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल है, वहां पर हमारे पास एक और पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज अ कैल्शियम, एंड दैट इज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर न्यूरॉन्स और इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर हार्ट। ठीक है, तो इस वजह से वो, लेकिन वहां पर चूंकि पोटाशियम जो होता है जो उसकी रिपोलराइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा था ना, वो पोटाशियम के इफेक्ट होने की वजह से में ज्यादा अरिथमिक सिम्टम्स या कार्डिक इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। नाइट्रीमिया की वजह से हाइपर हो या हाइपो हो, दोनों के अंदर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ज्यादातर नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन पॉसिबल वो भी चीज है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है। आगे आते हैं कि सर हमने पेशेंट की क्या करनी है, सिम्टम्स देख लिए हैं, पेशेंट थ्रस्ट के साथ आएगा, कंफ्यूजन होगी, उसको पता नहीं चलेगा कि दिन है या रात है या मेरा क्या नाम है, मैं किस जगह के ऊपर, इस तरह की सिम्टम के साथ आएगा। और पेशेंट के अंदर आपको सीजर्स भी नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन जो सीजर होती है ना, कहा जाता है कि ये ना लेट प्रेजेंटेशन होती है कि अगर पेशेंट को पिछले मोर देन 24 या 36 आवर से ज्यादा देर होगी ना हाइपरनेट्रीमिया की, तो फिर उस पेशेंट के अंदर सीजर्स आ सकते हैं, या मोर देन 48 आवर्स होनी चाहिए। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब सर हमने सिम्टम्स भी देखनी है, जरा बता दें कि इस पेशेंट को हम डायग्नोज कैसे कर सकेंगे। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपके पास सोडियम ज्यादा हो ना, आपने यूरिन को चेक करना है, क्योंकि आप सीरम को तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं ना, आपने सीरम के अंदर चेक किया तो आपको हाइपरनेट्रीमिया मिला। अब आपने पता करवाना है कि जो हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है ना, उसका रीजन क्या है। तो वो उसका रीजन फाइंड करने के लिए आपने जो यूरिन के अंदर सोडियम है ना बच्चों, वो आपने फाइंड करनी है। जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है ना, वो आपने चेक करनी है। हाइपर के अंदर हम यूरिन की चेक करते होते हैं, हाइपो के अंदर हम ज्यादातर सीरम की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनसे फिर हमें डिफरेंशियल डायग्नोज जो होते हैं ना वो ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन हाइपर के अंदर आपने क्या बच्चों याद रखना है कि हमारे पास अगर हाइपरनेट्रीमिया है तो उस पेशेंट के अंदर आपने यूरिन की तरफ जाना है, यूरिन के अंदर सोडियम देखनी है, और यूरिन की आपने मेनली क्या चेक करनी है, ओस्मोलैरिटी, कि यूरिन आपका कितना डाइल्यूटेड है या कितना कंसंट्रेटेड है। तो डायग्नोज के अंदर सबसे बच्चों मेन चीज क्या अपनी यूरिन की ओस्मोलैरिटी चेक करनी है। और ओस्मोलैरिटी से आपको पता चलेगा ना कि उसमें सोडियम कितना है, ओस्मोलैरिटी। अब एक चीज तो हमारे पास कन्फर्म है कि पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया है। अब हमने फाइंड करना है कि डायग्नोज क्या है, इसका रीजन क्या है सोडियम के ज्यादा होने का। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, आपने यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेक करनी है। अब जब आप यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेक करोगे, देखो नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप, अब यहाँ से एल्गोरिदम स्टार्ट होंगे। तो हम आपकी रेनर का जो पहला एल्गोरिदम वो यहाँ पर स्टार्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखोगे इस एल्गोरिदम से आपका एग्जैक्ट डायग्नोज बनेगा कि उस पेशेंट के अंदर क्यों सोडियम इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर एग्जैक्ट डायग्नोज बनाना जरूरी है बच्चों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स टाइम पे ठीक ना होंगे, पेशेंट आपका कोलैप्स भी कर सकता होता है। ठीक है, अब सर पेशेंट को है हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया वाले पेशेंट के अंदर मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया आपने नंबर 2 क्या करना है, उस पेशेंट के अंदर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेक करनी, कि यूरिन आपका डिल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं सर, यहाँ तो उसके जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है जैसे कि लेस देन 300, यहाँ वो हमारे पास क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, मोर देन 600। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या है, अगर वो 300 से कम है इसका मतलब उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है हमारे पास, अगर वो 600 से ज्यादा इसका मतलब है वो ऑस्मोलैरिटी हमारे पास ज्यादा आ रही है। अब पहले नंबर पर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना कॉमन नहीं है जितना ये जो आपके पास यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से जो हाइपरनेट्रीमिया होती है। अब देखें डॉक्टर मिद्दत आपने क्या किया, पेशेंट आपके पास आया, सीजर्स थी उस पेशेंट को, आपने उस पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स चेक किए, हाइपरनेट्रीमिया था। अब आपने पता करवाना है हाइपरनेट्रीमिया किस वजह से, तो आपने क्या करवाना है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी उसकी चेक करवानी। ठीक है, जो कि बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको उसी टाइम पता चल जाता है सैंपल देने के बाद। जब आप यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेक करोगे तो आपने अब क्या चीज देखनी है उसकी कि ऑस्मोलैरिटी है कितनी। या तो हमारे पास कम हो सकती है, जाहिर बात है, यहाँ वो आपके पास ज्यादा हो सकती है। अगर उसकी ऑस्मोलैरिटी आपको 300 से कम नजर आती है, या वैसे जो मतलब के अच्छे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो तो यूरिन को देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि आपको पता चल जाता है अगर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है मतलब वो कंसंट्रेटेड होगा, अगर ऑस्मोलैरिटी कम है तो इसका मतलब वो यूरिन डाइल्यूट होगा हमारे पास। तो अगर बच्चों उसका यूरिन होता है डाइल्यूट या उसकी ऑस्मोलैरिटी है कम, तो अब आपने आगे क्या चेक करना है कि अगर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम है, डाइल्यूट यूरिन है, पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तीसरे नंबर बच्चों आपने इस पेशेंट के अंदर अगर ऑस्मोलैरिटी कम है, थर्ड अप्रोच आपने क्या करनी है, आपको पता है कि अगर इस पेशेंट का जो यूरिन है वो डाइल्यूट आ रहा है ना, डाइल्यूटेड यूरिन हमने कहाँ पर पढ़ा था,
डाइल्यूटेड यूरिन हमने पढ़ा था ना पेशेंट के अंदर, डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट के अंदर, कि जिसमें एडीएच नहीं बनता और एडीएच आके क्या नहीं करवाता, वॉल्यूम, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाता। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, हमारे पास वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा, पेशेंट के अंदर जो सोडियम होता है वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब जब अगर पेशेंट का डाइल्यूटेड यूरिन है ना बच्चों, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। यहाँ तो उस पेशेंट के अंदर क्या सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। क्या हो सकता है सर उस पेशेंट के अंदर? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, या नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। अगर यूरिन डाइल्यूट है, हाइपरनाइट्रीमिया है, तो दो रीजन हो सकते हैं, या सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है या नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। अब इसके अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो हमने इसके लिए क्या किया था, हमने डेस्मोप्रेसिन दी थी उस पेशेंट को, एडीएच एगोनिस्ट दिया था। तो अगर एडीएच एगोनिस्ट देने के बाद, जैसे उन्होंने कहा ना कि डीकम्प्रेशन आपने करवानी, वो ये एडीएच आपने इस पेशेंट को देना है या डेस्मोप्रेसिन आपने देना। जब आप इस पेशेंट को डेस्मोप्रेसिन दोगे, अगर वो डेस्मोप्रेसिन के बाद ठीक होता है, इसका मतलब है कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से इसको हाइपोनाइट्रीमिया हुआ है। अगर हमारे पास डेस्मोप्रेसिन देने के बावजूद उसका जो सोडियम है या जो हमारे पास वॉल्यूम है वो ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, डेस्मोप्रेसिन देते हो। डेस्मोप्रेसिन क्या होती है, आपकी एडीएच का एगोनिस्ट होती है। तो अगर डेस्मोप्रेसिन देने के बाद क्या होता है कि जो उसका यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाता है, जो उसका ब्लड वॉल्यूम है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब इसको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। और अगर डेस्मोप्रेसिन देने के बाद उसका यूरिन ठीक नहीं हो रहा, वो स्टिल डाइल्यूटेड है, इसका मतलब है कि उसमें नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। ठीक है, तो देखो हम एग्जैक्ट डायग्नोस के ऊपर जाके पहुंच रहे हैं। हाइपरनाइट्रीमिया है, यूरिन डाइल्यूट है, डेस्मोप्रेसिन दिया ठीक है तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, अगर नहीं ठीक हुआ तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ कि सर अगर उसका यूरिन क्या होता है, कंसंट्रेटेड है, जिसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हमारे पास ज्यादा है। अगर यूरिन कंसंट्रेटेड है, पेशेंट हाइपरनाइट्रीमिक है, तो उसका क्या क्या रीजन हो सकते हैं बच्चों? दो चीजें आपने याद रखनी है। यहाँ तो इसका क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा रीनल लॉसेज हो सकता है। मतलब वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि डायरिया, वॉमिटिंग हो गया, स्वेटिंग हो गया, उन केसेस के अंदर पेशेंट का वॉल्यूम लॉस हो रहा है। यहाँ दूसरे नंबर पर क्या कहा जाए, अगर उसको डायरिया, वॉमिटिंग इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो फिर है कि भाई ये सोडियम का इंटेक कर रहा है किसी भी तरीके से। ये क्या कर रहा है, सोडियम को गेन कर रहा है बाय एक्सोजीनियसली। अगर बच्चों क्या हुआ सर, वॉमिटिंग है, डायरिया है, हमारे पास इनसेंसिबल लॉसेज, मतलब स्वेटिंग वगैरह की वजह से हमारे पास वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एक्स्ट्रा रीनल लॉसेज। तो फिर हम उस पेशेंट को क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। मतलब डायरिया वॉमिटिंग की वजह से उसका वॉल्यूम लॉस हो रहा है ना, और यहाँ पर भी आप देखो वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो हाइपरनाइट्रीमिया हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम, डायरिया नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है, तो फिर आपने क्या देखना, देखो अब देखो हाइपरनाइट्रीमिक पेशेंट है, यूरिन जो उसका वो है कंसंट्रेटेड है, और कंसंट्रेटेड के बाद हमने देखा कि पेशेंट में कोई डायरिया, वॉमिटिंग या इस तरह का कोई सीन भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई अब ये पेशेंट बाहर से सोडियम ले रहा है किसी भी तरीके से। या हो सकता है उसने साल्ट का इंटेक ज्यादा कर रहा हो, या वो कोई ऐसी डाइट ले रहा है कि जिसके अंदर सोडियम ज्यादा प्रेजेंट हो, तो उसकी वजह से उसको हाइपरनाइट्रीमिया हो रहा है। तो इस वजह से फिर पेशेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, हाइपरटोनिक स्लाइन आपको इस पेशेंट का मिलेगा। मतलब कि इस पेशेंट का जो रीजन है वो ये है कि इस पेशेंट के अंदर जो मतलब कि स्लाइन है वो हाइपरटोनिक है, मतलब वो बाहर से सोडियम ले रहा है। जहाँ आईवी फ्लूइड के अंदर आपने उस पेशेंट को, ये भी तो हो सकता है ना, इट्रोजेनिक, लेट्स सपोज आपने किसी पेशेंट को जो नॉर्मल स्लाइन है वो ज्यादा दे दी है। नॉर्मल स्लाइन के अंदर 0.9 NaCl होता है, तो अगर आप किसी पेशेंट को नॉर्मल स्लाइन ज्यादा दे दोगे बच्चों, तो उसमें हाइपरनाइट्रीमिया हो सकता है, और उस पेशेंट के अंदर आपको सीजर्स हो सकते हैं, दिखाई देंगे उस पेशेंट के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ हमने इनको बहुत ध्यान से यूज करना था आपके अपने फ्लूइड्स को भी, क्योंकि ये फ्लूइड्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसबैलेंस कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर पेशेंट आपका हॉस्पिटल में एडमिट था, वो किसी और रीजन की वजह से। अब आपने क्या किया, उसको अंधाधुंध सोडियम मतलब कि नॉर्मल स्लाइन लगा दिए। अब नॉर्मल स्लाइन ने पहले उसका नॉर्मल सोडियम को फुलफिल किया है, उसके बाद क्या हुआ कि आपने उसका जो नॉर्मल स्लाइन है उसको चेंज नहीं किया दूसरे के साथ, हाइपोटोनिक सोल्यूट के साथ, सोल्यूशन के साथ। तो वो नॉर्मल स्लाइन कंटिन्यूसली अगर इंक्रीज रहेगा तो क्या करवा देगा पेशेंट के अंदर हाइपरनाइट्रीमिया, और इस पेशेंट के अंदर आपको सीजर्स नजर आएंगे। जी, क्या जो हाइपरनेट्रीमिया ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज करवा सकता है, और अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज पहले से हो तो उसको वर्स कर सकता है? हाइपरनाइट्रीमिया हमारे पास
पोटाशियम ज्यादातर इन्वॉल्व होता है उसके अंदर इस्केमिक हार्ट डिजीज को वर्स करने के अंदर ना, जो हमारे पास पोटाशियम होता है। सोडियम मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सोडियम को कभी भी हमने उसकी डीपोलराइजेशन को ज्यादा नहीं देखा। हमने ज्यादातर देखा है कि अगर किसी पेशेंट में इस्कीमिया हो ना, तो जो उसकी रीपोलराइजेशन की रेट होती है ना बच्चों, वो ज्यादा हो जाती है, और वो रीपोलराइजेशन की रेट ज्यादा या शॉर्ट होने की वजह से उन पेशेंट्स के अंदर हमें अरिथमिया नजर आता है। तो सोडियम की वजह से मेरा नहीं ख्याल को डायरेक्टली पेशेंट के अंदर ना इफेक्ट होगा, ठीक है। इनडायरेक्टली चाहे हमारे पास किसी तरीके से आप कर लें, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर हमारे पास कोई कंसेप्ट इसका नहीं बनता, ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चों, अब इसका रीजन समझ आ गया आपको। पेशेंट के अंदर हाइपरनाइट्रीमिया है, अब देखो कितना सिंपल होगा डायग्नोस करना, एग्जैक्ट डायग्नोस के ऊपर आप पहुंच रहे हो। पेशेंट के अंदर हाइपरनाइट्रीमिया है, आपने क्या करना है, यूरिन के अंदर आपने चेक करना है वो हमारे पास डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है। मतलब अगर वो डाइल्यूटेड है, उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है, तो आपने क्या चेक करना है कि यहाँ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है या नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, वो अपने डेस्मोग्राफी देके ठीक देख लेना है। अगर उसके यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा, मतलब वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, फिर आपने क्या देखना है कि इसका जो एक्स्ट्रा रीनल लॉसेस तो नहीं है, मतलब कि ये वॉमिटिंग डायरिया इसकी वजह से तो इसका जो सोडियम वॉल्यूम है वो लॉस तो नहीं हो रहा। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आपने देखना कि यार इस पेशेंट के अंदर क्या है कि हमने एक्सोजीनसली ये इसको ज्यादा सोडियम दे दिया। वो आप उसको एनएस ज्यादा देने की वजह से हो सकता है, या कोई और फॉर्म हो सकती है जिसकी वजह से उस पेशेंट की बॉडी में ज्यादा सोडियम जा रहा है। तो फिर हमने इसका जो डायग्नोस करना है वो इसी डायग्नोस की बेस के ऊपर हम इसका डायग्नोस ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहले एग्जैक्ट आपने उसका देखो, अब एक पेशेंट है जिसको हाइपरनाइट्रीमिया हो रहा है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से। अब आप उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसको नॉर्मल सलाइन दे रहे हो, हाँ वो पेशेंट आपका स्टेबल तो हो जाएगा, लेकिन उस पेशेंट के अंदर क्या है, उसका काज नहीं ठीक होगा, उसको दोबारा फिर हाइपरनाइट्रीमिया हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों एग्जैक्ट डायग्नोस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों उसको फ्लूइड्स दे रहे होते हो। तो अगर फ्लूइड्स की जरूरत नहीं है तो आपने दे दिया, तो देखो ना जैसे यहाँ पर पेशेंट को आपने जो हाइपरटोनिक ये स्लाइन दे दी है, एनएस दे दी है, उस वजह से तो हाइपरनाइट्रीमिया हो गया। इसलिए आपने सारी चीजें जरा ख्याल से देनी होती है इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। अब आते हैं सर, हमें पता चल गया पेशेंट हाइपरनाइट्रीमिया का, हमें काज का भी पता चल गया। अब स्टार्ट के अंदर सर हमने इन पेशेंट को कैसे ट्रीट करना होगा, तो मैं इसको डिवाइड करता होता हूँ के अंदर कि हम ना 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए ना हमने इस पेशेंट को ठीक करना है। सबसे पहला क्या काज हो सकता है सर, सबसे पहले हमारे पास ये कि पेशेंट का जो वॉल्यूम है ना वो नॉर्मल है, जिसको हम क्या कहते हैं, यू वॉल्यूमिक हाइपोनाइट्रीमिया, यू वॉल्यूमिक हाइपोनाइट्रीमिया, सॉरी हाइपरनाइट्रीमिया। कि पेशेंट का जो वॉल्यूम है ना वो ठीक है, लेकिन पेशेंट को क्या हो रहा है, स्टिल हाइपरनाइट्रीमिया, तो इसको आपने कैसे ठीक करना है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों हो सकती है हाइपो, जो कि सबसे कॉमन है, वो है हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया। अब यहाँ पर पेशेंट का वॉल्यूम लॉस हो रहा है, और वॉल्यूम लॉस होने के साथ उसको क्या हो रहा है, हाइपरनाइट्रीमिया हो रहा है, या सोडियम ज्यादा हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर। तीसरी बच्चा पॉसिबिलिटी आपने याद रखनी, अगर उसमें आपको मिलता है हाइपर वॉल्यूमिक, क्या मिलता है उसके अंदर, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया, कि सोडियम भी ज्यादा है और उसका वॉल्यूम भी ज्यादा है, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपर नाइट्रीमिया। तो बच्चों सबसे पहले आपने ना ये इस तरह का चार्ट बना लेना, ठीक है, कि 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसका वॉल्यूम ठीक है और हाइपरनाइट्रीमिया है, या उसका वॉल्यूम कम है जो कि सबसे कॉमन है और उसका हाइपरनाइट्रीमिया है, या तीसरा है कि उसका वॉल्यूम भी ज्यादा है और उस पेशेंट के अंदर क्या है कि सोडियम की अमाउंट भी क्या है, ज्यादा होती, ठीक है। तो इन पेशेंट के अंदर हमने क्या अप्रोच इस्तेमाल करनी होती, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कि सबसे कॉमन है, वो है हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया। बच्चों इसमें आपने ना 2 चीजें अब देखनी है, वो 2 चीजें क्या है कि उस पेशेंट के अंदर सिम्टम्स हैं या उस पेशेंट के अंदर सिम्टम्स नहीं है। लेट्स सपोज आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक किए हैं, उसके अंदर आपको हाइपरनाइट्रीमिया मिलता है, मतलब वॉल्यूम कम है और सोडियम ज्यादा है, तो आगे आपने चेक करना है इसकी सिम्टम्स। अगर उस पेशेंट के अंदर हाइपरनाइट्रीमिया की सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, लेट्स सपोज एक तरफ मैं लिखता हूँ यस सिम्टम है, और दूसरी तरफ क्या है कि उसमें सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सोडियम ज्यादा है लेकिन उसको सिम्टम्स नहीं आ रही। अगर सिम्टम आए तो बच्चों आपने उस पेशेंट को क्या देना है, नॉर्मल सलाइन।
अगर सिम्टम आई आपने उसको देना है 0.9% नॉर्मल सलाइन आपने उस पेशेंट को देना है। अगर उसमें सिम्टम आ रही है हाइपोवोल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया वाले पेशेंट के अंदर बच्चों अगर सिम्टम आए तो आपने उसको क्या देना है, नॉर्मल सलाइन, या जिसको हम कहते हैं कि ये हम उस पेशेंट को दे रहे हैं आइसोटोनिक जो फ्लूइड्स आपके होते हैं, नॉर्मल सलाइन आपने उस पेशेंट को देना होता है अगर सिम्टम्स प्रेजेंट हो उसको। अगर उस पेशेंट में सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ हाइपरनाइट्रीमिया है, पेशेंट में सिर्फ हाइपरनाइट्रीमिया है, उसमें सिम्टम्स नहीं है, तब आपने कौन सा फ्लूइड देना होता है बच्चों? यहाँ पर हम देते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड या हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पर आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन देना। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है? ये नॉर्मल सलाइन आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन बच्चे आपका होता है डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज जो होता है। 5% डेक्सट्रोज क्या है सर? ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, इसके अंदर सोल्यूट्स की अमाउंट कम होती है। तो अगर उसमें सिम्टम्स नहीं है तो आपने बच्चे उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप उसको 5% डेक्सट्रोज लगानी है। लेकिन अगर हाइपरनाइट्रीमिया की सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, तो बच्चों हाइपर आपने नॉर्मल सलाइन ही उसको देना है। नॉर्मल सलाइन आपने दिया, नॉर्मल सलाइन देने के बाद उसकी सिम्टम हुई ठीक, जैसे ही सिम्टम ठीक होगी फ्लूइड भी चेंज कर देना है। अब आपने नॉर्मल सलाइन से उस पेशेंट को डेक्सट्रोज की तरफ ले जाना है। फिर डेक्सट्रोज से हम क्या करते हैं, उसको विदड्रॉ करवा लेते हैं, फिर हम मतलब डेक्सट्रोज भी देना बंद कर देते हैं ताकि पेशेंट सिम्टम भी हो गया और जो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी तब तक बैलेंस हो जाते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हाइपरनाइट्रीमिया तो और है, मैं फिर कह रहा हूँ हाइपरनाइट्रीमिया है, सिम्टोमेटिक है तो नॉर्मल सलाइन। हाइपरनाइट्रीमिया है, सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन जैसा कि 5% डेक्सट्रोज। अब नॉर्मल सलाइन दिया, सिम्टम ठीक हो गई है, तो आपने फ्लूइड को चेंज कर देना किसके साथ? हाइपोटोनिक सोल्यूशन के साथ, 5% डेक्सट्रोज के साथ। क्योंकि सिम्टम ठीक है, अगर आप स्टिल उसको नॉर्मल सलाइन दोगे ना तो उसमें फिर हाइपरनाइट्रीमिया हो जाएगा। तो ये चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंटली क्या रखनी, याद रखनी है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी। अब आते हैं यूवोल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया। अगर बच्चों किसी पेशेंट का वॉल्यूम ठीक है और उसमें सिर्फ सोडियम ज्यादा है, वॉल्यूम उसका ठीक है और उसमें हाइपरनाइट्रीमिया और उसमें सिम्टम्स भी प्रेजेंट है, लेकिन उसका वॉल्यूम ठीक है। अगर बच्चों वॉल्यूम ठीक होगा तो इस पेशेंट को हमने क्या देना है? इस पेशेंट को आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन देना होता है। अगर यूवोल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया है, वॉल्यूम ठीक है उसका और सोडियम उसका ज्यादा है, तो इस पेशेंट को भी आपने क्या देना है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन देना है, जिसको हम 5% डेक्सट्रोज कहते हैं। नॉर्मल सलाइन कब देना है? जब फ्लूइड भी कम है, हाइपोवोलीमिया भी है और हाइपरनाइट्रीमिया भी है और सिम्टम्स भी हैं। जैसे सिम्टम ठीक हुई फ्लूइड चेंज कर देना, डेक्सट्रोज की तरफ चले जाना है। ठीक है, बाजू का तो नॉर्मल सलाइन देने के बाद डेक्सट्रोज की तरफ हम नहीं भी जाते कि पेशेंट आपका ठीक हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर जा सकते हैं। उसका बिल्कुल आपने जो वॉल्यूम होता है उसको स्टेबल करना है, पूरी बॉडी के वॉल्यूम को आपने क्या करना है, उसको फुलफिल करना है, रिप्लेस करना आपने पूरा, जिसको हम रिप्लेट थेरेपी भी कहते हैं। तो कंडीशंस क्लियर है, वॉल्यूम ठीक है हाइपरनाइट्रीमिया तो हाइपरटोनिक, वॉल्यूम भी कम है, सोडियम भी ज्यादा है, सिम्टोमेटिक है तो आपने नॉर्मल देना है, सिम्टोमेटिक नहीं है तो आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन देना है। अब तीसरे नंबर बात हमारे पास आती है कि अगर उस पेशेंट में हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया है, तीसरी बच्चों क्या कंडीशन है? हाइपर मतलब वॉल्यूम भी ज्यादा उसकी बॉडी के अंदर, बीपी भी उसका इंक्रीज है और प्लस उसको हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया मतलब सोडियम भी ज्यादा है उसके अंदर। अब इस पेशेंट के अंदर हमने क्या करना होता है बच्चों? इसकी अप्रोच थोड़ी सी चेंज है। इसकी अप्रोच ये, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी ज्यादा उस पेशेंट के अंदर, तो फिर हम इस पेशेंट के अंदर ना डायूरेटिक्स को ऐड कर देते हैं। क्या करना है आपने इस पेशेंट के अंदर? दो चीजें आपने याद रखनी है। अगर हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया है ना बच्चों, तो पहले तो चूंकि वॉल्यूम ज्यादा है तो आपने इस पेशेंट को डायूरेटिक्स देनी है ताकि इसका वॉल्यूम कम हो, और उसके साथ आपने फ्लूइड की रिप्लेसमेंट कौन सी करवानी है बच्चे? 5% डेक्सट्रोज देना, 5% डेक्सट्रोज देना। तो हाइपरवोल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया वाले पेशेंट के अंदर आपने डायूरेटिक वॉल्यूम उसका कम करना है जो ज्यादा हुआ है, और उसके बाद आपने उसको 5% डेक्सट्रोज देना है ताकि हम उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कर सकें? बैलेंस कर सकें। अगर उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, हम उस हाइपोग्लाइसीमिया को भी क्या कर सकें? ठीक कर सकें। क्योंकि ये जो जितने भी आपके पास फ्लूइड्स हैं या जितने भी सॉल्यूशंस हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की भी अमाउंट होती है। अगर आप नॉर्मल स्लाइन देखो ना बोतल के अंदर, उन्होंने सारी रेंजेस लिखी होती हैं, नॉर्मल इतने परसेंट सोडियम, इतने परसेंट कैल्शियम, इतने परसेंट पोटाशियम, वो सारा कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पर आई थिंक सो कि आपको
समझ आ गई होगी कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया का आता है मैंने उसको कैसे ट्रीट करना है। अंडरलाइन काज को तो हम पहले मतलब को देखेंगे कि अगर उसको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है तो डेस्मोप्रेसिन वगैरह के ऊपर डालेंगे, लेकिन जब वो आपके पास इमरजेंसी के अंदर आए तो मैंने स्टार्ट के अंदर फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी उस पेशेंट की कैसे स्टार्ट कराऊंगा, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसको लास्ट दफा फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूँ बच्चों, अगर पेशेंट के अंदर क्या होगा, यू वॉल्यूमिक हाइपोनाइट्रीमिया है तो आपने उस पेशेंट को हाइपोटोनिक सोल्यूशन देना है 5% डेक्सट्रोज। हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया है, फिर आपने देनी है सिम्टम्स देखनी है, सिम्टम्स प्रेजेंट है तो 0.9% नॉर्मल लाइन, सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है, पेशेंट हाइपरनाइट्रीमिया का सिम्टम प्रेजेंट नहीं है तो आपने उस पेशेंट में हाइपोटोनिक सोल्यूशन देना है, दैट इज द 5% डेक्सट्रोज। फिर आता है हाइपरनाइट्रीमिक हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनाइट्रीमिया, उसके अंदर डायूरेटिक्स के साथ आपने 5% डेक्सट्रोज को चलाना होता है। तो ये हमारे पास होती है मैनेजमेंट जो आपके पास हाइपरनाइट्रीमिया वाले पेशेंट का होता है, ठीक है। इसके बाद हम अंडरलाइन काज को ठीक करेंगे। तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं ना आपके पास पेशेंट, वो डायरिया या वॉमिटिंग की वजह से ये वाली सिम्टम्स लेके आते हैं, ठीक है। तो आप उनके फ्लूइड्स आपने रिप्लेस कर दिए तो हमारे पास वो पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कैसे करने वो इंशाल्लाह आज आपको पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं सर, अब हमारे पास चीजें ना थोड़ी थोड़ी आसान होती जाएंगी। पेशेंट के अंदर हाइपोनाइट्रीमिया है तो हाइपोनाइट्रीमिया को हम फिर दोबारा वैसे डिफाइन करेंगे, एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन। चलिए एबनॉर्मल, मैं नाम ही लिख लेता हूँ कि सोडियम इलेक्ट्रोलाइट है जो एबनॉर्मल सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी that cause different symptoms। कि बच्चों अगर आपके पास सोडियम की अमाउंट कम हो जाए, सोडियम आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाए, उसको हम हाइपोनाइट्रीमिया कहते हैं। सर कितना सोडियम कम हो तो हम उसको हाइपोनाइट्रीमिया कहेंगे। बच्चों 135 से कम, 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर इससे सोडियम कम है तो हम उसको हाइपोनाइट्रीमिया कंसीडर करते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि सीवियर हाइपोनाइट्रीमिया क्या होता है, बच्चों वो होता है 120 से अगर कम है, 120 से अगर सोडियम कम है दैट इज अ सीवियर हाइपोनाइट्रीमिया, और इस पेशेंट के अंदर फिर हमें बहुत जल्दी इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। आगे आते हैं कि सर सोडियम के कम होने की रीजन क्या हो सकती है। हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम के कम होने की रीजन क्या हो सकती है। तो बच्चों जो सबसे पहला इसका रीजन है वो होता है SIADH सिंड्रोम। अगर आपको याद हो ना, हमने पढ़ा था SIADH सिंड्रोम, जिसके अंदर आप जो ADH हार्मोन है ना, एंटी डायबिटिक जो हार्मोन है, वो ज्यादा हो जाता है। अगर SIADH ज्यादा है बच्चों तो इसके अंदर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH के अंदर क्या होता है, ADH ज्यादा होता है। और अगर ADH ज्यादा हो तो वो क्या करता होता है बच्चे, वो एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन करता है, एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन करते हैं। जब एक्वापोरिन चैनल्स ओपन होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। अब जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी बच्चे, आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो ब्लड वॉल्यूम आपका ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, और इस ब्लड वॉल्यूम के कंपैरिजन के अंदर जो सोडियम है बच्चे, वो सोडियम हमारे पास क्या होती है, कम होती है। वही बात आपको बताऊंगा कि वही जो हमने थोड़ी देर पहले शिकंजवी बनाई थी, तो अगर उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, मैं उसमें ज्यादा पानी डाल दूंगा तो उस हिसाब से फिर उसमें जो सोडियम होगा वो हमारे पास कम हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, तो इसको हम कहते हैं वैसे यूवोल्यूमिक हाइपोनाइट्रीमिया, यहाँ पर इसको यूवोल्यूमिक हाइपोनाइट्रीमिया कहते हैं। और मोस्ट कॉमन जो काज हमारे पास होता है ना इसका हाइपोनाइट्रीमिया का बच्चों, वो यही आपने SIADH ही याद रखना, ठीक है। अब SIADH का मुझे कोई कॉज बताएगा कि SIADH किस किस वजह से हो सकता है। हाँ जी, जी डॉक्टर अफीफा। ट्यूमर्स में जैसा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो ट्यूमर है, ठीक है, उसमें ADH हो गया, इसके अलावा एक्टोपिक प्रोडक्शन की वजह से, एक्टोपिक प्रोडक्शन की वजह से बच्चे ज्यादातर होता है। जो हमारे पास स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है ना, वहां से ADH ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की वजह से ADH है, उसमें उसकी वजह से SIADH हुआ, और SIADH वजह से की वजह से पेशेंट के अंदर हाइपोनाइट्रीमिया होगा, और इस पेशेंट के अंदर फिर आपको वही सीजर इस तरह के सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो बच्चे पहली टियोलॉजी क्या होगी, SIADH हो गया। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती,
इसके भी जो कॉजेज हैं वो ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर ही हैं जैसे हाइपरनेट्रीमिया के, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर आपको डायरिया हो रहा है और उस डायरिया के अंदर वॉल्यूम वाटर के साथ अगर इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस हो रहे हैं ना, तो फिर आपको हाइपोनेट्रीमिया होगा। अगर सिर्फ आपका वाटर लॉस हो रहा है तो फिर आपको उसके अंदर हाइपरनेट्रीमिया नजर आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको डायरिया या वॉमिटिंग के अंदर वॉल्यूम वाटर के लॉस के साथ साथ अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होना शुरू हो जाएं, तो उसकी वजह से फिर आपको क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। सर इसके अलावा और भी क्या कोई कॉजेज होते हैं जो आपको हाइपोनेट्रीमिया काज कर सकते हैं? बच्चों वैसे इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं ना तो डायूरेटिक्स, आपको पता है जो हम डायूरेटिक्स यूज करते हैं जैसे फ्रोक्सीमाइड होगी, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स हो गई हैं, वो क्या करती होती हैं, वो सोडियम पोटेशियम के चैनल जो इनके होते हैं ना, सोडियम के उसमें पोटेशियम और क्लोराइड जो ट्राइएड चैनल होते हैं जिसपे फ्रोक्सीमाइड इनहिबिट करती है जिसको नेफ्रॉन के अंदर जाकर, तो वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोकती है, पोटेशियम की और क्लोराइड की। जब तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जाहिर बात है उसकी आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी। डायूरेटिक्स के यूज की वजह से भी हमारे पास सबसे ज्यादा जो हाइपोनेट्रीमिया होता है उसमें ये भी होता है अगर कोई पेशेंट डायूरेटिक्स का यूज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, बर्न्स, जो लोग बर्न्स होते हैं वो भी हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्यों उनके जो सेल है या उनका जो वॉल्यूम है वो भी लॉस हो रहा होता है और उसके साथ जो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो बर्न्स वाले पेशेंट के अंदर भी आपको वॉल्यूम लॉस के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस भी नजर आता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैं कह सकता हूँ कि क्रोनिक हार्ट फेलियर वाला जो पेशेंट होता है, क्रोनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर भी सोडियम जो होता है वो लॉस होता है। जी डॉक्टर, कैसे होता है लॉस? क्रोनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर हमने दो टाइप पढ़ी थी क्रोनिक हार्ट फेलियर की, एक हमारे पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, दूसरा हमारे पास क्या है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है। तो बच्चों हार्ट फेलियर की वजह से आपका वॉल्यूम मतलब सोडियम कैसे लॉस हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? हालांकि इसको बड़ी दफा हमने डिस्कस किया हुआ। जी सर ये ट्रीटमेंट में हम डायूरेटिक्स देते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट है? मैडम, हार्ट फेलियर के अंदर क्या कंपनसेटरी मैकेनिज्म था, एएनपी और बीएनपी रिलीज होते हैं, और वो जो एएनपी और बीएनपी रिलीज होते हैं ओके ओके। और जो एएनपी और बीएनपी होते हैं ये क्या करवाते थे सर, ये नाइट्रोयूरेसिस करवाते हैं, ये सोडियम को लॉस करते हैं, ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं किडनी के अंदर। तो इस वजह से हमें जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमें हाइपोनेट्रीमिया नजर आता होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा बच्चों अगर हमारे पास पेशेंट के अंदर पैंक्रियाटाइटिस है, पैंक्रियाटाइटिस है, पैंक्रियाटाइटिस क्योंकि यहाँ से एंजाइम तो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर किसी की पेशेंट के पैंक्रियास काम नहीं कर रहे तो उस पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की और एज वेल एज मैनी जो मिनरल्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है। फिर हमारे पास होता है एक्यूट लीवर सिरोसिस, एक्यूट लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस भी चूंकि यहाँ से भी हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स आपके लीवर के अंदर चल रहे होते हैं और वो मैकेनिज्म्स क्या करते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स और एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड सोडियम एक्सचेंज इनटू योर सेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, तो लीवर सिरोसिस की वजह से भी हमें हाइपोनेट्रीमिया नजर आ सकता है। ठीक है, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ द हाइपोनेट्रीमिया, जो आपने लिख लेने, जो बुक्स हैं वो बुक्स में आई थिंक बहुत सारे कम लिखे हुए हैं। आगे आते हैं के साथ जो पेशेंट होता है हाइपोनेट्रीमिया का ये किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है। तो बच्चों मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तो बताया जाता है कि ये पेशेंट होता है एसिम्प्टोमेटिक, ज्यादातर जो पेशेंट होता है हमारे पास वो सिम्टोमेटिक होता है हाइपोनेट्रीमिया का। लेकिन जब उसको सिम्टम आते हैं सिम्टोमेटिक, जब उस पेशेंट को सिम्टम सर आते हैं तो वो कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चों? इस केस के अंदर भी आपको पता है सेरिब्रल एडीमा आपको नजर आता है, हाइपरनेट्रीमिया के अंदर भी, हाइपोनेट्रीमिया के अंदर भी आपको सेरिब्रल एडीमा नजर आता है। सेरिब्रल एडीमा आपने यहाँ पर भी याद रखना है। और अगर सेरिब्रल एडीमा यहाँ पर हो रहे हैं तो उसकी रीजन क्या होगा, क्या सिम्टम काज करेगा ये पेशेंट के अंदर? वही कंफ्यूजन। क्या काज करेगा उस पेशेंट के अंदर? ये सीजर काज कर देगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा है and this disbalance cause the irregular activation of your neurons and that irregular activation of neurons can lead towards the seizure symptom in that patient. इसके अलावा बच्चों वही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम में आपने फटीग याद रखनी है, इसके अंदर आपने लिथार्जी याद रखनी है जो पेशेंट के अंदर आपको नजर आ सकती है। ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन सिम्टम्स के अंदर सर सीजर सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। और बच्चों अगर हाइपोनेट्रीमिया को ठीक ना किया जाए तो ये पेशेंट के अंदर कोमा की तरफ जा सकते। क्यों? क्योंकि इस पेशेंट के अंदर बच्चों सीवियर सेरिब्रल एडीमा हो रहा होता है। अब आप सोचेंगे कि पता नहीं सर यहाँ छोड़ रहे हैं कि इसमें एडीमा कैसे हो सकता है, तो बच्चों बात पता क्या होती है,
जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था ना कि ये मेरे पास क्या इंट्रासेलुलर स्पेस है। हम जो सोडियम मेजर करते हैं ना बच्चों, वो हम मेजर करते हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन वाली, ये वाली सोडियम हम मेजर करते हैं जो आपको कम मिलती है। अब यहाँ पर सोडियम कम है, लेकिन जो आपके पास इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ जो आपके पास सेल है, सेल के अंदर जो सोडियम यहाँ पर जो होती है ना, वो सोडियम ठीक होती है। अब आपने नोटिस करना है, अगर मेरे पास यहाँ पर ज्यादा सोडियम है और ब्लड सर्कुलेशन में सोडियम कम है, तो जो आपके पास ब्लड वॉल्यूम है वो किसकी तरफ लीक आउट करेगा, वो इस इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ लीक आउट करते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एडिमा नजर आता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में सोडियम कम है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सोडियम ज्यादा है, एंड दैट सोडियम काज द ऑस्मोटिक cause and attracts the water from the intracellular spaces or from the blood circulation into the extracellular spaces, and that can lead to the cerebral edema, and that cerebral edema cause the seizures, confusion, these neurological symptom in that patient। ठीक है, अब आगे आते हैं कि सर इस पेशेंट को हमने डायग्नोस कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर पेशेंट हाइपरनाइट्रीमिया है तो आपने यूरिन की तरफ जाना है, आपने यूरिन के सोडियम के ऊपर रिलाई करना है, यूरिन के ऑस्मोलैरिटी के ऊपर आपने देखना है। ज्यादा है तो हमने कहा था पेशेंट सोडियम गेन कर सकता है, या पेशेंट के अंदर डायरिया, वॉमिटिंग हो सकती है, एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज हो सकते हैं। अगर उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है तो हमने कहा था वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, या हमारे पास है न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस जिसको कहा था। अब दूसरे नंबर हमने कहा था अगर हाइपोनाइट्रीमिया है तो यहाँ पर आपने सोडियम के अंदर चेक करनी है उसकी सीरम की या ब्लड सर्कुलेशन की, आपने ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर चेक करनी है, इसको कहेंगे सीरम ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि ये आपको फर्दर जो रास्ता प्रोवाइड करेगी ना, ये सीरम ऑस्मोलैरिटी आपको मेजर करेगी। अब पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है सर, पेशेंट में है हाइपोनाइट्रीमिया, ये चार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। मैं पूरा जो हमने पढ़ना है ना रीनल सिस्टम, उन पूरे हम काफी सारे एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लो, या इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद हार्ड कॉपी निकाल के इसकी कहीं पर पेज लटका लो, ताकि आपकी इसके ऊपर रोजाना नजर पड़ती रहे। क्योंकि ये चीज आज हमने क्या करनी है, सीखनी है इस पेशेंट के लिए। एक हमने एल्गोरिथम ऊपर सीखा है, दूसरा एल्गोरिथम हमने यहाँ पर सीखना है। ठीक है, याद करना आप ये सारा चीज, इंशाल्लाह हम समझ तो 5-7 मिनट के अंदर लेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब बच्चों सीन ये हुआ है कि सर उस पेशेंट के अंदर ना हाइपोनाइट्रीमिया, सोडियम कम है, उसके बाद मैंने उसकी सीरम की ऑस्मोलैरिटी चेक करनी है। अब ये जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है ना सीरम की, वो होती है 285 से लेकर 295, मतलब ये आपके पास ना नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है यूरिन की। अब कुछ बुक्स इसको वैसे 275 भी इन्होंने लिखा हुआ है, 275 से लेकर 285 लिखा हुआ, कईयों ने 280 से लेकर 295 लिखा हुआ है, तो आई थिंक सो 280 से आप 295 नॉर्मल रेंज की याद कर लें। अब बच्चों जब आप इसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी चेक करोगे ना, तो सीरम ऑस्मोलैरिटी के अंदर आपको डिफरेंट वेरिफिकेशंस नजर आएंगे, डिफरेंट वेरिएशंस आपको नजर आएंगे। क्या एक सर पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो मेरे पास नॉर्मल हो सकती है, एक उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि उसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी कम हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसकी जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी है वो ज्यादा हो सकती है। देखो जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो सिर्फ सोडियम की वजह से तो नहीं बनती, उसमें तो आपके दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर उन इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हमने क्या करना होता है, इसके साथ देखना होता है। बात करते हैं कि सबसे पहले सर अगर उस पेशेंट के अंदर ना सीरम ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल है, नंबर 1 हाइपोनाइट्रीमिया है और सीरम ऑस्मोलैरिटी उसकी क्या है, नॉर्मल है। और सीरम ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल का मतलब है कि वो आइसोटोनिक, मतलब वो उसका जो फ्लूइड्स है वो हमारे पास, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो नॉर्मल है, जिसको हम आइसोटोनिक कहते होते हैं। हाइपोटोनिक का क्या मतलब है, उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है। हाइपरटोनिक का क्या मतलब है कि अगर बच्चों ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तो उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स उसके ज्यादा होंगे। नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी के ऊपर बच्चों हमारे पास जिसको हमने कहा था आइसोटोनिक फॉर्म होती है, जैसे अभी भी देखा, अगर आप सीरम ऑस्मोलैरिटी देखो, अगर वो नॉर्मल है तो वो आइसोटोनिक फॉर्म के अंदर होगा, मतलब जितने सोल्यूट्स हैं उतने सॉल्वेंट्स होंगे। अगर सोल्यूट्स कम है तो वो हाइपरटोनिक है, अगर सोल्यूट्स ज्यादा है तो वो हाइपरटोनिक होगा। ठीक है सर, अगर हाइपोनाइट्रीमिया है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी मेरे पास आइसोटोनिक है या नॉर्मल है, तो उस हाइपोनाइट्रीमिया के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं बच्चों, आपने उस पेशेंट के मेजर करने हैं फिर क्या, लिपिड्स और प्रोटीन्स को, इसको मेजर करना है लिपिड्स और प्रोटीन्स को। उस पेशेंट के अंदर पॉसिबिलिटी है कि या तो वो पेशेंट के अंदर हाइपरलिपिडीमिया है या हाइपर प्रोटीनीमिया है, या वो पेशेंट क्या कर रहा है, मैनिटोल का इस्तेमाल कर रहा है।
क्योंकि मैनिटोल जो होता है ना वो हमारे पास ये आपके पास ऑस्मोटिक इन नेचर होता है, ये जो मैनिटोल होता है, और इसके इनटेक की वजह से ना हमारे पास मैनिटोल के लेने की वजह से ना जो सोडियम होता है वो आपका लॉस होता है। ये मैंने देखा भी हुआ, सेरेब्रल एडिमा वाले पेशेंट को ना मैनिटोल दिया था और 2-3 एपिसोड्स के बाद ना उसके अंदर सोडियम की अमाउंट कम हो गई, हाइपोनाट्रीमिया उस पेशेंट के अंदर हो गया था। ठीक है, और इसलिए जिन लोगों को मैनिटोल दिया जाता है ना उनके सारा इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक किया जाता है। अब देखो मैं फिर अपनी जो अल्फाज उनको रिपीट कर रहा हूँ। पेशेंट में हाइपोनाट्रीमिया, सीरम और ऑस्मोलैरिटी चेक की वो नॉर्मल है, तो इसका मतलब है जो उसमें हाइपोनाट्रीमिया हो सकता है वो या तो हाइपरलिपिडीमिया की वजह से है, या हाइपर प्रोटीनीमिया की वजह से हो सकता है कि उसमें प्रोटीन ज्यादा है, या उस पेशेंट के अंदर मैनिटोल के यूज की वजह से हो सकता है। क्योंकि अगर हाइपरलिपिडीमिया है, जो लिपिड्स ज्यादा होते हैं, वो लिपिड्स क्या कर सकते हैं अपने साथ, जो सोडियम होता है ना वो सोडियम को अब्जॉर्प्शन करवा देते हैं सेल्स के अंदर। उसका मतलब कि बाहर नहीं जाने देते, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में नहीं जाने देते, तो उसकी वजह से फिर पेशेंट के अंदर क्या होता है, सोडियम की अमाउंट कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अब आपकी सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट की या तो बेस्टी होगी, या वो पेशेंट जिम ट्रेनर होगा, या वो जो प्रोटीन का इंटेक करते हैं, या वो पेशेंट हमारे पास क्या होगा, वो मेंटल टेक कर रहा होगा। ठीक है, प्रोटीन का दूसरा जो रिलेशन बताया जाता है ना बच्चों, वो किडनी के साथ भी बताया जाता है कि वहां पर प्रोटीन ज्यादा है, एल्ब्यूमिन ब्लड को एल्ब्यूमिन प्रोटीन ज्यादा है ना, तो वो इस सोडियम की लॉस में क्या करती है, इन्वॉल्व होती है। तो लेकिन आपने सिंपल याद रखना है यहाँ पर, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरप्रोटीनीमिया एंड मैनिटोल ये क्या काज करवा सकते हैं, आइसोटोनिक हाइपोनाइट्रीमिया। ये चीज आपने याद रखनी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं कि सर अगर उस पेशेंट के अंदर क्या है, सीरम ऑस्मोलैरिटी कम है, 280 से क्या है, कम है, हाइपोनाइट्रीमिया है, दूसरे नंबर उसकी ऑस्मोलैरिटी भी कम है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन या हाइपोटोनिक फॉर्म। अब इस पेशेंट के अंदर बच्चों क्या क्या चीजें, अब यहाँ पर आपने चीजें 3 मजीद चेक करनी होगी। अगर उस पेशेंट के अंदर क्या है, हाइपोटोनिक फ्लूइड है, मतलब हाइपोटोनिक उसका जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो हमारे पास क्या है, वो कम है, वो 280 से कम है, जिसको हमने कहा था दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। अब बच्चों इसकी आपने मजीद असेसमेंट्स करनी होती है। तीसरी आपने इस पेशेंट का जो चीज चेक करनी है ना, वो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ तीसरे नंबर आप अब आने आना इस पेशेंट के अंदर है, चेक करनी है आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम हम इन पेशेंट्स का चेक करते होते हैं कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेसिस है वहां पर फ्लूइड कितना ज्यादा है, या वहां पर हमारे पास कितना हो सकता है। क्योंकि अगर हाइपरटोनिक है तो मतलब कि इस पेशेंट के अंदर मसला हो सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर। तो फिर आपने 3 चीजें देखनी है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम देखना है आपने, एक्स्ट्रा सेलुलर, देखो ये मेरे पास सेल है, ये ब्लड सर्कुलेशन है, और यहाँ पर मेरे पास बनती है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ये सारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस का हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं, इसके डिफरेंट फार्मूलेज हैं, सर्जरी के अंदर हम पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर हम देखना है कि सर एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास कम हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो हमारे पास कम है। अगर बच्चे वो कम है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोटोनिक। अब यहाँ पर जो रीजन है वो ये है कि भाई वो पेशेंट क्या कर रहा है, ज्यादातर वाटर को लॉस कर रहे हैं, ज्यादातर वो सोडियम लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस पेशेंट की बॉडी के अंदर सोडियम क्या हुआ है, कम हो गया। वो लॉस किस फॉर्म में कर रहे हैं, या डायरिया की फॉर्म में, या स्किन लॉस है, या डायूरेटिक्स ले रहे हैं, या हमारे पास एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, या हमारे पास क्या है, बाइकार्बोनेट से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। मैं आपको इसलिए कह रहा था कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने इसका एक एक स्टेप याद करना पड़ता है। ये है तो इसकी तरफ जाएंगे, ये नहीं है तो दूसरी चीज की तरफ जाएंगे। जैसे हमने कहा हाइपोनाइट्रीमिया है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम देखेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो सोडियम को लॉस कर रहा है। और लॉस करने के कितने सारे रीजन मैंने आपको बता दिए, डायूरेटिक्स हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। दूसरी तरफ अगर उसका एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, इसको हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमिक हाइपरटोनिक। आइसोवॉल्यूमिक मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो ठीक है, लेकिन जो इसका मतलब कि सोडियम है वो कम है। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने देखा था ना कि ये हाइपरटोनिक है, ये 280 से कम है इसकी जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो ठीक है, तो फिर आपने क्या देखना है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी। अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी हमारे पास 100 से कम है, इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है सर, प्राइमरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कि ये पेशेंट के अंदर प्राइमरी पॉलीडिप्सिया हो सकता है, मतलब इसकी किडनी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसकी किडनी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या वो कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का इंटेक करते हैं उन पेशेंट्स के अंदर भी जो यूरिन ऑस्मोलैरिटी है वो कम होती है, और उसके कम होने की वजह से उस पेशेंट का सीरम ऑस्मोलैरिटी कम होती है, और उसकी वजह से हाइपोनाइट्रीमिया होता है। दूसरी तरफ आते हैं, अगर सीरम की ऑस्मोलैरिटी क्या है, ज्यादा है,
सीरम की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है और उस पेशेंट के अंदर सीरम की यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है और सीरम की ऑस्मोलैरिटी हमारे पास क्या है, कम है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, एसआईएडीएच, हाइपोथायरॉयडिज्म, या वो पेशेंट स्टीरॉइड्स का इंटेक कर रहा है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नॉर्मल, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल मिलता है ना, तो उसके फिर जो कॉजेज होता है उनको फाइंड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर हमें चौथी अप्रोच की तरफ जाना पड़ता है, वो होती है आपकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी। अगर वो कम है तो मतलब कि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर के वो ज्यादा है इसका मतलब कोई और रीजन है, जैसे कि एसआईएडीएच वगैरह हो सकता है इसका रीजन। अब तीसरे नंबर पर आते हैं कि सर अगर उस पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरटोनिक, क्योंकि हाइपरटोनिक एक्स्ट्रा सेलुलर जो सीरम ऑस्मोलैरिटी वो तो कम ही है ना, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वॉल्यूम ज्यादा है। तो फिर बच्चों इसके अंदर आपने करना है क्या, मेजर्ड फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, मतलब आपने देखना होता है कि यूरिन में कितना सोडियम आ रहा है। अगर यूरिन के अंदर ज्यादा सोडियम आ रहा है, 2% से ज्यादा है वो, इसका मतलब है किडनी का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी लॉस की जा रही है सोडियम, उसको परवाही कोई नहीं है। अगर वो हमारे पास 1% से कम है, इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर है हार्ट फेलियर या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यहाँ सिरोसिस हो सकता है। वैसे जब भी सोडियम की जो 2% से ज्यादा या 20% सोल्यूशन ज्यादा इसका सोडियम लॉस हो रहा ना, वो किडनी के अंदर ही प्रॉब्लम होती है। तो ये होता है अगर पेशेंट में हाइपोनाइट्रीमिया है और उसकी जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है बच्चों, वो हमारे पास अगर हाइपरटोनिक है, तो उसके लिए फिर आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम देखना होता है। वो कम है तो इसका मतलब ये कि वो डायरेटिक्स वगैरह ले रहा है, वो नॉर्मल है, इसका मतलब कि कोई प्राइमरी प्रॉब्लम है। अगर वो हमारे पास हाइपर है, इसका मतलब है कि हार्ट फेलियर या सिरोसिस वगैरह इसके रीजन। तो हम जनरल आपने याद करना है, सारे आपने इसके मैंने याद करना, एक एक काजेज इसका याद कर लीजिएगा। अब आता है तीसरी बात, सर अगर 295 से ज्यादा ऑस्मोलैरिटी मुझे मिल रही है, पेशेंट में हाइपोनाइट्रीमिया है, जो उसकी पेशेंट की सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो 295 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइपरटोनिक हुआ, हमारा हाइपरटोनिक हाइपोनाइट्रीमिया हुआ। अगर हाइपरटोनिक हाइपरटोनिया है, हाइपोनाइट्रीमिया है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है ग्लूकोज, आपने देखा, ये है इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जो डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट है ना, जो उनके अंदर हाइपोनाइट्रीमिया होता है ना, उसका ये रीजन होता है ज्यादातर। पेशेंट के अंदर आपने सोडियम देखी वो कम थी, सीरम ऑस्मोलैरिटी देखी वो ज्यादा थी, कि यार सोडियम कम है लेकिन जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी है वो ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है कोई और इलेक्ट्रोलाइट है जो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर है। और वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हो सकता है हमारे पास, वो आपका ये ग्लूकोज हो सकता है। ग्लूकोज एक लार्ज सल्यूट मॉलिक्यूल है, तो अगर आपको सीरम ऑस्मोलैरिटी ज्यादा मिलती है, सोडियम कम है, तो बच्चे आपने उसकी ग्लूकोज को मेजर करना है। मोस्ट केसेस मोस्ट प्रोबेबली उस पेशेंट के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस का वो पेशेंट होगा, क्योंकि ग्लूकोज जब भी इंक्रीज होती है ना, अगर 100 अमाउंट मतलब नॉर्मल ग्लूकोज 120 है ना, तो अगर ये 220 हो जाए ना, तो ये 1.6 सोडियम को लॉस करती है, 1.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये सोडियम लॉस करती है, अगर 100 ग्लूकोज इंक्रीज हो। तो 1.6 बड़ी अमाउंट है सोडियम को, ये इतना लॉस करती है, ठीक है। इसलिए डायबिटीज पेशेंट के अंदर हमें हाइपोनाइट्रीमिया जैसी कंडीशन नजर आती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि सर जो पेशेंट है हमारे पास किसका, हाइपोनाइट्रीमिया का, इस हाइपोनाइट्रीमिया वाले पेशेंट को हमने कैसे ट्रीट करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपने इसका अंडरलाइन काज को ठीक करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसका अंडरलाइन काज, क्योंकि इसका अंडरलाइन क्या क्या है, कभी डायूरेटिक्स हैं, कभी किडनी फेलियर है, कभी हमारे पास एसआईएडीएच है, कभी लंग कैंसर है, कभी उसका ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, तो आपने अंडरलाइन काज को पहले ठीक करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहली अप्रोच अंडरलाइन काज, अंडरलाइन काज को आपने सबसे पहले ठीक करना। और अंडरलाइन काज मैंने आपको इतने ज्यादा बताए, डायूरेटिक्स ले रहा है वो आपने विड्रॉ करवा देनी है, या हमारे पास वो पेशेंट के अंदर कोई कैंसर है तो आपने उस पेशेंट को क्या करना है, ठीक करना है। लेकिन सर ये पेशेंट हाइपोनाइट्रीमिया का आ गया है, तो मैंने अब इसको क्या करना है, स्टेबल तो करना है, जाहिर बात है। स्टेबल करने के बाद मैं इस पेशेंट को क्या करूंगा, इस पेशेंट के अंदर मजीद अंडरलाइन काज को ठीक करूंगा। तो जो आपने स्टेबलाइजेशन करनी है, वो स्टेबलाइजेशन किसकी बेस के ऊपर होनी है बच्चों, ये आपने पॉइंट्स बनाते जाने। सबसे पहला पॉइंट है हाइपोनाइट्रीमिया हाइपरवोलीमिया, हाइपरवोल्यूमिक मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, और पेशेंट के अंदर हाइपरवोल्यूमिक हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपोनाइट्रीमिया हाइपर वॉल्यूमिक हाइपर, अगर किसी पेशेंट का वॉल्यूम ज्यादा है और सोडियम कम है, इन पेशेंट के अंदर सर हमने क्या करना होता है, इन पेशेंट को चूंकि वॉल्यूम ज्यादा है तो आपने क्या करना है, वाटर रिस्ट्रिक्शन या फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, इनको आपने कुछ नहीं करना है, इनकी वाटर रिस्ट्रिक्शन आपने करवानी है, क्योंकि वॉल्यूम आगे ज्यादा है
तो आपने फ्लूइड इसको नहीं देना जिसका हाइपरवोलीमिया। दूसरे नंबर आपने इस पेशेंट को मजीद डायूरेटिक्स देनी है ताकि हम इसके वॉल्यूम को क्या करें, लॉस करें। जब इसका वॉल्यूम लॉस होगा तो हमारे पास पेशेंट के अंदर, क्योंकि जिनके अंदर यूवोलिमिक हाइपोनाइट्रीमिया होता है ना, तो जब वॉल्यूम लॉस हो जाता है तो सोडियम उनका क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ये पहली कंडीशन थी हाइपरवोल्यूमिक हाइपोनाइट्रीमिया। ठीक है बच्चों, अब आगे कंडीशन आती है जिसके अंदर पेशेंट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम उस पेशेंट का कम है, और वॉल्यूम कम होने के साथ साथ क्या है, उस पेशेंट का जो सोडियम है वो सोडियम भी हमारे पास उस पेशेंट के अंदर अगर हमें कम मिलता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोवोल्यूमिक हाइपोनाइट्रीमिया। दूसरी कंडीशन लिखे बच्चों, दूसरी कंडीशन क्या है, हाइपोवोल्यूमिक 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 हाइपोनाइट्रीमिया। अब इस पेशेंट में क्या है, अगर वॉल्यूम भी कम है और इस पेशेंट का जो सोडियम है ना वो भी कम है, तो जिसका वॉल्यूम भी कम हो और जिस पेशेंट का मतलब सोडियम भी कम हो, उस पेशेंट के अंदर आपने क्या अप्रोच इस्तेमाल करनी बच्चों, हाइपरटोनिक फ्लूइड। जैसा कि 3% आपने इस पेशेंट के अंदर क्या करना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन इस्तेमाल करना है। 3% हाइपरटोनिक तो सिर्फ अंडरलाइन चीज को देखे, जिसकी कमी है वो दे दो, जो चीज ज्यादा है उसको आपने क्या कर विड्रॉ करवा दो। तो 3% हाइपरटोनिक स्लाइन आपने क्या करना है इस पेशेंट के अंदर यूज करना है। यहाँ पर 0.9 आपने यूज नहीं करना, क्योंकि पेशेंट का वॉल्यूम भी कम है और सोडियम भी क्या है इस पेशेंट के अंदर है, कम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड अप्रोच की। थर्ड अप्रोच क्या है कि किसी पेशेंट में बहुत देर से मतलब 48 घंटे या 50 घंटे से उसमें सोडियम कम है, तो उसको कहते हैं क्रॉनिक हाइपोनाइट्रीमिया। क्रॉनिक हाइपोनाइट्रीमिया। तो क्रॉनिक हाइपोनाइट्रीमिया वाले पेशेंट के अंदर आपने क्या करना है, इस पेशेंट के अंदर आपने थोड़ा सा देखना। क्रॉनिक हाइपोनाइट्रीमिया क्या होता है, अगर 48 आवर से लेकर 48 टू 72 आवर से उस पेशेंट की सोडियम कम है, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक हाइपोनाइट्रीमिया। इस पेशेंट में आपने क्या करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस पेशेंट के अंदर सोडियम को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना है। इस पेशेंट के अंदर आपने क्या करना है, सोडियम को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना है। जैसा कि लेट्स सपोज आपने उस पेशेंट के अंदर 8 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर ठीक करना है, जहां एक दिन के अंदर इतना ठीक करना है। एक दिन के अंदर आपने क्या करना, उस पेशेंट के अंदर 8 से 10 सिर्फ जो सोडियम के यूनिट्स है ना वो आपने इंक्रीज करवाने। देखो अगर 120 है तो आपने मैक्सिमम 130 के ऊपर लेके जाना है, इससे ज्यादा नहीं ले जाना। अगर आप इससे ज्यादा लेके जाओगे तो बच्चों उसकी जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो सकती हैं, और जब वो न्यूरॉन्स डैमेज होगी, अगर आपने इसको क्विकली करेक्ट किया, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर होता है कि सोडियम वाले पेशेंट जिसको हाइपोनाइट्रीमिया होता है ना, उसको हाइपोनाइट्रीमिया को हम क्विकली ठीक नहीं करते होते, उसको हम स्लोली स्लोली, जैसे मैंने आपको बताया एक दिन के अंदर आपने सिर्फ 8 से 10 मिली इक्विवेलेंट उसका इंक्रीज करवाना है। तो अगर आप रैपिडली इसको इंक्रीज करवाओगे ना बच्चों, इसका सोडियम को ठीक करोगे, तो हमने पढ़ा था बेसिक के अंदर भी कि उस पेशेंट के अंदर ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम हो जाएगा। ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। और ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम क्या था कि सर देखो, ऑस्मोटिक का क्या मतलब है, सोडियम ऑस्मोटिक का यहाँ पर काम करिए, क्योंकि आपने सोडियम को करेक्टली ठीक करवाया ना, तो वो सोडियम क्या करिए, वो सोडियम हमारे पास यहाँ पर ज्यादा होगी। क्योंकि अब देखो किसी भी चीज का जब डैमेज होता है तो उसको रिकवरी में ज्यादा टाइम लेता है। अब ये नहीं कि इतनी जल्दी वो सारे जो सेल के सोडियम चैनल थे, जो आपके पास जितने पंप थे, वो क्विकली काम करना शुरू हो गए, नहीं बच्चों, उनको टाइम लगेगा। लेकिन आपने अगर डायरेक्टली उसको क्या कर रहे हो, सोडियम को दे रहे हो, तो वो सोडियम मजीद जाके उन चैनल्स को क्या करता है, डैमेज कर देता है। और दूसरे नंबर असल में ये रीजन होता है कि जो हमारे पास इंट्रासेलुलर जो एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्टिंग होती है ना सोडियम की, वो बड़ी रैपिडली हो जाती है, क्योंकि आप ज्यादा सोडियम दे रहे हो जहां पर पहले सोडियम कम था। तो जिस चीज को कमी होती है वो बड़ी स्पीड के साथ जब सोडियम को ज्यादा लेगा ना, तो सोडियम इंट्रासेलुलर ज्यादा हो जाती है, उसके पीछे वाटर ज्यादा जाता है, सेलुलर डीमा होता है। और उसके साथ जब अगर न्यूरॉन के अंदर वाटर चला जाए, अगर न्यूरॉन के अंदर वाटर चला जाए तो वो क्या कर देता है, डीमाइलिनेशन, या आपकी न्यूरॉन्स को क्या कर देता है, आपकी न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है। और इसके डैमेज होने की वजह से फिर आपको क्या नजर आएगा पेशेंट के अंदर, डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, जैसा कि पैरालिसिस, पेशेंट के अंदर आपको फालिज नजर आ सकता है, पेशेंट के अंदर हमें डिसआर्थरिया, मतलब कि डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से ब्रेन के पार्ट की जो न्यूरॉन्स है ना वो डैमेज हो रही हैं। और अगर आपने क्या किया कि बहुत ही रैपिडली सोडियम को करेक्ट किया है, तो इस पेशेंट के अंदर हमें सेरिब्रल सेरिब्रल एडिमा होने की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, कोमा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास हाउ वी कैन ट्रीट, हाउ वी कैन फाइंड द पेशेंट ऑफ द हाइपरनाइट्रीमिया।
और हाइपोनाइट्रीमिया और उनकी आपने क्या क्या अप्रोचेज इस्तेमाल करनी है, किस टाइम पे कौन सा फ्लूइड देना है, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। बाकी आपने ये वाला जो चार्ट है, ये कल मैंने चार्ट सबका चेक करना है, आप सबने ये चार्ट क्या करना है, ड्रॉ करके लाना है। ठीक है जी, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।